गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। प्रागैतिहासिक इतिहास काल हम पढ़ रहे थे, प्री हिस्टोरिक एज। इसमें हम लोग पढ़े थे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उसके बाद हम लोग पढ़े ताम्र पाषाण काल। और हमको यह उचित प्रतीत हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आपको महापाषाण काल, मेगालिथिक एज आप लोग को बताऊं। ऐसा इसलिए कि यह जो काल है ये प्री हिस्टोरिक एज का काल है सॉरी प्री हिस्टोरिक एज का काल है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रोटो हिस्टोरिक एज का काल है। तो हम जो है इसीलिए इसको पहले बताना उचित समझे, और यह जानने से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और लिंक भी एकदम क्लियर आपके साथ जाते रहेगा। और जनरली मैं देखा हूँ कि इस काल को जो है लोग अवॉइड कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं और इसके बारे में ज़्यादा कुछ लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मेरा ध्येय है कि आप लोग को एक इतिहास की एक ऐसी समझ स्थापित करूं ताकि आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आए, क्योंकि इतिहास अपने में ही इतिहास है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं महापाषाण काल, जिसको हम लोग मेगालिथिक एज कहते हैं। और ये जो एज आता है आपको हम बताएं कि ये प्री हिस्टोरिक एज में आता है। ये कौन सा हिस्टोरिक एज में आता है? प्री हिस्टोरिक एज में। प्री हिस्टोरिक एज का हम लोग आपको डिफिनेशन बताए थे कि व्हाट इज प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज का हिस्ट्री मतलब वह इतिहास जहाँ पे कि साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो इतिहास लिखा जाए उसको प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। और इसकी भी स्थिति वही है। महापाषाण काल, आप लोग इसको मध्य पाषाण काल से कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहाँ मध्य पाषाण काल पढ़े हैं और यह है महापाषाण काल। महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। जिस काल में बड़े पत्थर का इस्तेमाल हुआ वो महापाषाण काल कहलाया। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये जो चीजें हुआ ज़्यादातर दक्षिण भारत में हुआ, ज़्यादातर दक्षिण भारत में हुआ। अगर आपको हम छोटा सा दिखाने की कोशिश करें, ये भारत है अगर है तो देखिए ये एरिया जो केरल का और ये कर्नाटक का और ये तमिलनाडु का, ये तीन एरिया में, इसी तीन एरिया में आपको जो है महापाषाण काल एक का सब सारे मुख्य स्थल आपको मिलेंगे। तो आपको हम एक प्रकार से ये बताएं कि महापाषाण काल किसे कहा जाता है, जहां बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और क्या है ये, चूंकि यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य इसका कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको प्री हिस्टोरिक एज में रखा जाता है। इसके मुख्य स्थल जो है भारत के दक्षिण में है, तो इसको दक्षिण की संस्कृति भी कहा जाता है। अगर दक्षिण की प्राचीन संस्कृति पूछा जाएगा तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महापाषाण काल उसकी संस्कृति थी। तो चलिए महापाषाण काल की जो संस्कृति थी इसकी विशेषता हम देखेंगे बाद में। इसको सबसे पहले जान लें कि आखिर महापाषाण क्यों कहा जाता है, तो आप लोग समझ गए कि बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ पे इस्तेमाल होता था। ठीक है, दूसरी बात, इस काल की जानकारी जैसा मैं बताया आपको कि साहित्यिक स्रोत तो था नहीं, क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक एज का है, तो इसका पुरातात्विक स्रोत ही रहा होगा। और पुरातात्विक स्रोत में भी जैसे किसी शहर या किसी गांव का अवशेष को हम लोग मतलब वहाँ खुदाई करके वहाँ के तथ्यों को उजागर करके हम वहाँ का इतिहास लिखते हैं। लेकिन इसके सेंस में कुछ विशेष ही हुआ है। महापाषाण काल का जो इतिहास लिखा गया या उसकी जो जानकारी उपलब्ध करा गया, रिहायशी इलाकों से ना करके कब्रगाहों से किया गया, समाधानों से किया गया। कि वहाँ के समाधान जो होते थे, जो शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया होता था, वहाँ पे जो मटेरियल्स मिला उसके साथ क्या क्या चीज़ दफनाया जाता था, उसके आधार पर और किस प्रकार से दफनाया जाता था उसके आधार पर महापाषाण काल की गाथा लिखी गई। तो अब आप लोग समझ गए कि इसका स्रोत क्या है। समाधान मतलब लाशों को दफनाने की प्रक्रिया से ही इसका स्रोत लिया जाता है। तो ये दो बात हो गई कि इसका स्रोत क्या है, क्या इस्तेमाल होता था। विशेषता इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेषता हम अभी जस्ट इसको स्थल को एक बार डिफाइन कर दें, उसके बाद हम विशेषता पर आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये खास करके नेट और जेआरएफ में आपको क्वेश्चन पूछता है स्थल के बारे में, कौन सा महापाषाण कालीन स्थल किस राज्य में है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। या तो ये आपको जोड़े लगाने में भी पूछ लेगा। तो देखिए कर्नाटक जो है, कर्नाटक का जो स्थल है वो ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्लूर। मास्की के बारे में आप लोग जानते होंगे, अशोक का एक शिलालेख भी यहाँ पे है। तो ब्रह्मगिरी, मास्की और हल्लूर,
ये कर्नाटक के स्थल थे। कौन सा स्थल? महापाषाणकालीन स्थल थे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में देखिएगा, नागार्जुन सागर डैम के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उसी के नाम पर है नागार्जुन कोंड, चोलेश्वरम और पोजमपाद। पोजमपाद भी एक परियोजना है, प्रोजेक्ट है। तो ठीक है, तो ये 3 है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तमिलनाडु का अमृतमंगलम और कुन्नूरपुर। ठीक है, और केरल का एक है जिसको पोरकालम कहते हैं। तो ये इसका क्या है? स्थल है। और जो अब विशेषता इसकी हम बताएंगे वही खास करके आपको पूछे जाएंगे, तो अभी देखेंगे इसकी विशेषता। चूंकि जो इसका इतिहास टिका हुआ था वो तो आप लोग को पता चल गया कि समाधान की प्रक्रिया, जिस प्रकार से समाधान करता था सबको दफना दिया जाता था, उसके साथ जो लोग थे, जो मृतक लोग होते थे, उसके जो सामान होते थे उसके साथ ही दफनाया जाता था। तो उसके सामान को देख करके और उसकी प्रक्रिया को देख करके जो इतिहास लिखा गया, सामान में जैसे उसका पर्सनल सामान होता था, औजार इत्यादि होते थे लोहे के, तो अभी उसके बारे में विशेषता में बताएंगे। तो उसकी प्रक्रिया तरीका देख लीजिए। मुख्यतः भारत में 4 प्रकार का समाधान, महापाषाणकालीन समाधान का चर्चा है। कितने समाधान का चर्चा है? 4, मुख्यतः 4 भारत में। तो हम देखेंगे पहला जो तरीका था जिसको बोलते थे संगौरा वृत्त। संगौरा वृत्त का मतलब वृत्त से समझिएगा, तो देखिए गोलाकार, तो गोलाकार पत्थर का जो होता था एक प्रकार से गोला बना लेता था और उसके बीच में सबको रख करके ढक दिया जाता था। तो ये वाला समाधान जो होता था संगौरा वृत्त कहलाता था। वृत्त से ही याद रह जाएगा आप लोग को, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और ये पाया जाता था महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। हो गया क्लियर? दूसरा वाला था ताबूत। ताबूत का मतलब तो आप लोग समझते हैं, बिना कटा फटा टूटा फूटा। ठीक है, तो ताबूत तो उस पहले क्या करता था, गड्ढा खोद करके सबको सुला देता था और उसके बाद चारों तरफ से पत्थर रख देता था और उसके ऊपर में एक सिल्ली रख देता था। सिल्ली रख देता था जिससे वो ढक जाता था। समझ में? पहले गड्ढा खोद दिए, उसको सुला दिए, चारों तरफ से पत्थर लगाए और उसमें एक बड़ा सिल्ली रख दिए, तो उसको बोलते थे ताबूत। ठीक है दोस्तों, तो ताबूत आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैनहरी। मैनहरी में क्या था? मैनहरी में भी एक प्रकार से क्या होता था, समाधान सबको सुला दिया जाता था गड्ढा खोद करके और उसको ढक करके उसके ऊपर एक स्तंभ बना दिया जाता था। जो कि आप ये ताबूत वाला जो आप पाए थे ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण था। और ये जो मैनहरी है जहाँ पे कि सुला दिया और ऊपर में एक स्तंभ बना दिया। ठीक है, ऐसे इसको याद रखने का तरीका है। हरि मतलब भगवान होता है, भगवान का मूर्ति खड़ा रहता है, तो यह स्तंभ भी खड़ा रहेगा, मैनहरी। तो ठीक है, तो मास्की, तो मास्की में मैनहरी का उदाहरण मिला। और उसके बाद महापाषाण तंतु, यह थोड़ा और विशेष था। इसमें क्या करता था, पत्थरों को खड़ा कर दिया जाता था। ठीक है, ये देखिए पत्थर खड़ा है और इसके बीच में सब है और उसके ऊपर में फिर जो है बड़ा पत्थर सिल डाल दिया गया। तो ये प्रकार, इसको कहते हैं मेज आकार का। किस आकार का? मेज आकार का समाधान होता था महापाषाण तंतु। तंतु मतलब मेज आकार का। तो ये 4 प्रकार का जो है समाधान जो है महापाषाण काल में भारत में मुख्यतः मिलता है। ठीक है, और जबकि विमलेंद्र पांडे जो है, विमलेंद्र पांडे कहता है कि समाधान 8 प्रकार का होता था। ठीक है, तो हम भारत की बात कर रहे हैं और आपको हम बता दें कि इसका जो है खास करके महापाषाण कालीन जो समाधान की प्रक्रिया है, ऐसा माना जाता है कि मिस्र की सभ्यता से यहाँ पे अनुकरण किया गया। मिस्र से चलकर आया समुद्री मार्ग से, इसलिए वो दक्षिण में आया और दक्षिण में ही ये प्रक्रिया क्या हुआ, अपनाया जाने लगा। इसमें एक और विशेष प्रकार का समाधान था, वो था कलश आकार का। अगर छोटा बच्चा की अगर मृत्यु हो जाता था तो कलश में रख करके दफना दिया जाता था, तो उसको कलश समाधान बोला जाता था। या तो मान के चलिए कि कोई सब हो गया है, मृत्यु हो गया है और उसको दफनाया नहीं गया, तो उसके हड्डियों इत्यादि को चुन करके कलश में दफनाया जाता था, तो उसको कहते थे कलश समाधान। तो इस प्रकार से समाधान के बारे में आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ गया। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार का समाधान था। संगोरा वृत्त, जो गोल गोल पत्थरों को घेर करके बीच में रख करके उनको समाधान किया जाता था। ताबूत, सीधा सुला दिया जाता था, चारों तरफ पत्थर, ये मिला यूपी में। और मैनहरी,
उसको दफना दिया जाता था, जमीन में गड्ढा खोद करके उसके ऊपर स्तंभ बना दिया जाता था। और उसके बाद महापाषाण तंतु जो क्या करता था, पत्थर को ही, जो सीधा पत्थर होता था उसको जमीन के अंदर गाड़ देता था और उसके बीच में सबको दफनाया जाता था और ऊपर से एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था जो मेज के आकार का होता था। फिर कलश समाधान। तो इस प्रकार से आप लोग को महापाषाण काल के समाधान के बारे में भी प्रक्रिया किस प्रकार से होता था ये पता चल गया। अब पढ़ेंगे इसकी विशेषता। चलिए तो आप देखिए इसकी विशेषता, खास करके जितने सारे इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समझ भी स्थापित होगा इसकी विशेषता से। तो सबसे पहले इसको हम विशेषता का, इसके जो स्पेशल फीचर्स ऑफ मेगालिथिक एज, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल फीचर्स ऑफ मेगालिथिक एज। तो मेगालिथिक एज के स्पेशल फीचर्स क्या थे, इसके विशेषता क्या थे। और सबसे पहले तो आप जान जाइए कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल क्या था, किस चीज़ में, ग्रेवयार्ड में, ठीक है, समाधान की प्रक्रिया में। और इस समय लोहे का ये इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। कृषि कार्य हो रहा था, पशुपालन हो रहा था, ठीक है, और सिंचाई की व्यवस्था थी, बड़े बड़े खास करके युद्ध के औजार बन रहे थे। तो ये इसकी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विशेषता था। पॉइंट वाइज हम इसको देखेंगे और स्पष्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा, मजा आएगा। तो सबसे पहले देखिए एक एक विशेषता देखते हैं। ये लोहे की जो खोज है 1100 या 1000 BC के आसपास हुई और ज़्यादातर विद्वान जो है इस काल को वहाँ से लेकर के 100 AD तक माना है। महापाषाणिक काल को 1100 BC जहाँ से लोहे की खोज हुई। और इस काल में चूंकि लोहे का इसलिए बात कर रहा हूँ कि विशेष अगर कोई धातु का इस्तेमाल हुआ है तो लोहे धातु का इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादातर औजार भी देखने के लिए लोहे का मिला है और समाधानों में भी जो है लोहे के औजार इत्यादि के साथ लोगों को दफनाया जाता था। तो ये कहा जा सकता है किसी खास विशेषता लोहे के औजार की प्रयोग था, तो इसको लोह काल से संबंधित माना जा सकता है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि ये प्री हिस्टोरिक एज है, यहाँ पे कोई रिटर्न साक्ष्य नहीं है। तो आप देखिए क्या करके विशेषता देखिए। सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता है, तो पहले से आपको पता है, अभी हम बता दिए लोहे का प्रयोग होता था, ठीक है। औजार इत्यादि बनाने में युद्ध का औजार जैसे तीर, ठीक है, तीर धनुष के में इस्तेमाल होता था, कुल्हाड़ी, फावड़ा, ये सब जो है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं लोहे के कई प्रकार के औजार बनते थे और उसमें मुख्यतः 2 औजार होते थे, एक युद्ध के औजार, एक कृषि का औजार। तो युद्ध के जो औजार होते थे लोहे के वो ज़्यादा होता था कृषि के औजार के बनिस्पत, ठीक है। इतना बातें को सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि जो युद्ध के औजार थे लोहे के वो ज़्यादा थे बनिस्पत की कृषि औजार से। कृषि औजार में जैसे क्या होता है, कुदाल होता है, फावड़ा होता है, खुरपा होता है, कचिया होता है इत्यादि कृषि औजार में माना जाता है, ठीक है। इसकी देखिए तीसरी विशेषता, 2 विशेषता, बड़ा पत्थर का प्रयोग देख लिए, लोहे का प्रयोग देख लिए। तीसरी विशेषता यहाँ पशुपालन होता था। और पशुपालन होता था तो ये प्री हिस्टोरिक एज जैसा पशुपालन नहीं था, जहाँ के आप लोग को हम बताए थे कि पशुओं को प्रारंभ में इसलिए पाला गया था सिर्फ उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ भोजन और दूध दोनों इस्तेमाल इसका करता था। इसका ये मतलब हुआ फूड एंड मिल्क, इसका मतलब हुआ कि ये लोग ये जानते थे कि पशु से हमको मिल्क मिल सकता है। लेकिन हम जब प्री हिस्टोरिक एज पढ़ रहे थे वहाँ पे एक बार हम देखे थे जो प्रारंभिक काल में कि पशुपालन होता था लेकिन सिर्फ मांस के लिए होता था, नहीं खाने के लिए होता था। यहाँ दोनों के लिए था। तो 3 चीज तो सीख गए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। बड़े पत्थर का प्रयोग, लोहे का प्रयोग, पशुपालन। और पशुपालन जहाँ रहेगा तो कृषि का भी प्रयोग होगा ही। तो कृषि का होता था, खेती होती थी और खेती के लिए सिंचाई की भी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था थी, यानी कि अच्छी कृषि होता था। उपजाऊ जमीन पर कृषि होता था और अब अनउपजाऊ जमीन पर समाधान होता था, ठीक है। अनउपजाऊ जमीन पर समाधान और उपजाऊ जमीन पर कृषि होता था। कृषि में क्या क्या आता था, जैसे धान था, गेहूं था, रागी था, ठीक है। अब देखिए इसकी जो एक खास स्पेशल विशेषता बच गया, यहाँ जो मृदवान संस्कृति आप लोग को हम बताए थे, मृदवान संस्कृति बताए थे, जो पहली मृदवान संस्कृति गैरिक मृदवान संस्कृति था, और उसके बाद जो है काले और लाल मृदवान संस्कृति का प्रयोग हुआ। उसके बाद हम बताए थे चित्रित धूसर मृदवान संस्कृति आया, उसके बाद पॉलिशदार संस्कृति आया। तो देखिए ये सेकेंड नंबर वाला संस्कृति था
लाल और काले मृदुहान यहाँ में मिले। तो ये पूछा जाता है कि महापाषाण कालीन मृदुहान संस्कृति कौन सी मृदुहान संस्कृति था, तो लाल और काले मृदुहान संस्कृति था। ये पूछा जाएगा पाषाण कालीन संस्कृति किस धातु का प्रयोग किया, तो लोहे धातु का प्रयोग किया। कौन सा औजार का ज्यादा प्रयोग किया, तो युद्धक औजार का ज्यादा प्रयोग किया। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक सीख गए। अब ये बात आया कि क्या महापाषाण काल जो भारत में घटित हो रहा था सिर्फ भारत में ही था? बिल्कुल नहीं, भारत के बाहर भी इस प्रकार का दफनाने की घटना जो है, शवों को दफनाने की कई प्रकार की घटना मिलती है और उसका इतिहास है और उसका साक्ष्य भी है। और खास करके मिस्र की जो घटना है कि मिस्र में जो समाधान की प्रक्रिया है वो विशेष है। और ऐसा माना भी जाता है कि ये जो समाधान की प्रक्रिया हुआ ये उसी से कहीं न कहीं कॉपी किया था भारत का। आप ये देखिएगा, मिस्र यदि अगर मान के चलिए यहाँ पे है तो इधर से अगर आएगा तो ये यहाँ पे आया, समुद्री मार्ग से आया और इसीलिए इस एरिया में ये समाधान प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, ऐसा विद्वानों का मत है। ठीक है, तो यह देशी विदेशी मिश्रण भी था। यहाँ पे घोड़े का भी साक्ष्य मिला है। और आप लोग जानिए कि यदि घोड़े का साक्ष्य मिला है तो एक बात का इंगित स्पष्ट रूप से ये कर रहा है। किस बात का इंगित कर रहा है? यह इस बात का इंगित कर रहा है कि चूंकि पहले हम देख लिए युद्ध की सामग्री भी यहाँ ज्यादा था और घोड़ा भी था, इसका मतलब घुड़सवारी अवश्य होगा, यानी युद्ध में घोड़ा का प्रयोग होता रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये घोड़े की अस्थि से इस चीज का पता चलता है। और दूसरी बात कि इस समय का समाज कैसा था, तो बोलता है कि इस समय का समाज जो था सरदार के अधीन था, यानी सरदार जो है एक समाज का प्रमुख होता था। और सरदार होता था कौन? उच्च कुल का व्यक्ति होता था। उच्च कुल का व्यक्ति जो है सरदार होता था और सरदार के अधीन ही समाज था। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि महापाषाण काल जो दक्षिण भारत में खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में पनपा, उसकी कई सारी विशेषता था और उस विशेषताओं को समेटे हुए अपने आप में एक अद्वितीय इतिहास है। और तो आज के बाद से आप लोग यह समझ गए होंगे कि यह महापाषाण काल जो है मध्य पाषाण काल नहीं है। दिस इज नॉट ए मेसोलिथिक एज, दिस इज ए मेगालिथिक एज, राइट। तो हमको लगता है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो ये अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आज भर के लिए थैंक यू वेरी मच।